वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि आपकी हर संडे चितेरा चित्रकला नोट्स हम करवाते थे, ठीक है। और लास्ट संडे भी क्लास नहीं हो पाई थी संडे में, तो मंडे में कराना पड़ा था। और सेम टू सेम ऐसा ही इस बार भी हुआ। मैं संडे में क्लास नहीं ले पाई कल, इसलिए मैं आज मंडे में आपकी 7 बजे क्लास ले रही हूँ, ठीक है। इसके पहले हमने जो है आपका पार्ट 4 तक कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। पार्ट 4 तक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हमारा जो पार्ट है वो है 5th नंबर का, ठीक है। हमने प्लेलिस्ट बना दी है चितेरा की, जिसमें 4 पार्ट तक आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से चारों के चारों पार्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज हमें पढ़ना है 5th पार्ट, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और देखिए, ये चितेरा तो चल ही रहा है। कल हमारा जो है आर्ट के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। कल हम यूपी आर्ट के क्वेश्चंस करवाएंगे शाम को 7 बजे, इसलिए सभी को कल उपस्थित होना है, अनिवार्य है, ठीक है। तो सभी लोग कल जुड़ेंगे शाम को 7 बजे। और चलिए, हाँ, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, पार्ट 4 में हमने ये सब पढ़ लिया था। हमें स्टार्ट करना था मथुरा मूर्ति कला से, मथुरा कला से, ठीक है। तो देखिए, इसमें दे रहा है पहला पॉइंट कि मथुरा मूर्ति कला का जो टाइम हमें देखने को मिलता है, कौन सी शताब्दी है, तो ये है आपकी 2री शताब्दी में देखने को मिलती है। और जो मथुरा कला का संबंध है, ये कौन सी कला से है, तो याद रखना है ये आपका मूर्ति कला से संबंधित है, मथुरा कला आपकी, ठीक है। कौन सी शताब्दी की है, 2री शताब्दी की। आगे चलते हैं, तो आगे पॉइंट आता है आपका, चलिए, मथुरा जो है ये किन किन धर्मों का केंद्र था, तो ये आपका ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, इन सभी का ये केंद्र माना जाता है। और सबसे पहले बुद्ध को मानव के रूप में किस कला ने प्रस्तुत किया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि बुद्ध को सबसे पहले मानव के रूप में किसने प्रस्तुत किया है, तो ये है आपकी मथुरा कला ने, ठीक है। याद रखना है, मथुरा कला भी कहते हैं। आगे दे रहा है कि मथुरा कला जो है इसका स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, याद रखना है आपके कनिष्क के काल को कहते हैं। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति है कहाँ से हमको मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से मिलती है आपकी यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, ये आपकी मथुरा से मिलती है, ठीक है। चलिए, मथुरा कला पर किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये तो सभी को पता है, गांधार कला का, गांधार शैली का प्रभाव मिलता है देखने को। और मथुरा कला में मूर्तियां जो हैं किस पत्थर की बनाई गई हैं मथुरा कला में, तो याद रखना है बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन सी कला की मथुरा कला की। आगे देखते हैं, विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है, ये आपकी मथुरा शैली से मिली है। और सबसे प्राचीन जैन मूर्तियां कहाँ से मिल रही हैं, ये आपकी मथुरा से मिल रही हैं। देखिए, इस टाइम पर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा ही बिजी हूँ इस टाइम पे, तो जैसे तैसे क्लास चल रही है आपकी, बस इतना समझ लीजिए। बाकी मेरे पास इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोग, ठीक है। बाकी आपको क्लास कंटिन्यू मिलेंगी, परेशान नहीं होना है किसी को, ठीक है। सारा कोर्स जो है आपका कंप्लीट होगा, कहीं भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बिजी हूँ इस टाइम पे, इस वजह से थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ अच्छे से। बाकी क्लास आपकी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपकी मथुरा से। आगे, मथुरा में बुद्ध की मूर्तियों के पैरों के नीचे किसकी आकृति बनाई गई है, तो ये बनाई गई है आपके सिंह की। और हाँ, कल हमने जो 8 बजे करंट की क्लास ली थी वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 2023 में टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो करंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 क्लासें हो गई हैं, पहली क्लास हो चुकी है करंट की, 2री क्लास कल हुई है शाम को, तो दोनों क्लासें देख लीजिएगा। अभी ज़्यादा क्लासें भी नहीं हुई हैं, तो आपका मन अच्छे से
लग भी जाएगा पढ़ने में, ठीक है, तो उनको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आगे है मथुरा में कितने विशाल स्तूप मिले हैं आपको, तो ये आपको 6 स्तूप मिले हैं। और जैन धर्म की जो पुण्य भूमि है किसे कहा जाता है, याद रखना है, मथुरा को कहते हैं, ठीक है। आगे बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, तो याद रखना है ये है आपका महायान संप्रदाय। और महापुरुष के रूप में भगवान बुद्ध के कितने लक्षण माने जाते हैं, याद रखना है 32 लक्षण इनको माने जाते हैं, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे रटे होने चाहिए आपको, ठीक है, क्लास को बार बार रिवाइज भी करते रहना है आपको, ठीक है। मथुरा कला में अधिकतर किस मुद्रा में मूर्तियां बनाई गई हैं, तो ये आपकी अभय मुद्रा में। और मथुरा के किस स्थान से ढेर सारी जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो ये आपकी कंकाली टीका से हमको ढेर सारी जैन मूर्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। दे रहा है कि अर्धनारीश्वर की मूर्ति कनिष्क काल में कहां से मिली थी, किसकी मूर्ति, अर्धनारीश्वर की, कहां से मिलती है, मथुरा से। और मथुरा से जैन तीर्थकर की मूर्ति मिली, वे महापुरुष कौन है, तो आपको पता है ये महावीर स्वामी है। कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, छाप दो जल्दी से, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी छापो, मृत्यु कहाँ हुई थी। जो जो आपको महावीर स्वामी के बारे में पता है जल्दी से फटाफट से छाप दो, हम देखते हैं कि किसको कितना आता है, ठीक है। आगे दे रहा है कि शालभंजिका की मूर्ति कुषाण काल में कहां से प्राप्त हुई है, किसकी मूर्ति, शालभंजिका की, कहां से बात हो रही है, तो कहां से मिली है, मथुरा से, ठीक है। अब यहां से जो आपकी मौर्य काल की कला है यहां से स्टार्ट हो जाती है, सारा बिल्कुल से 0 पॉइंट से लेकर चल रहे हैं, हर पॉइंट यहां कवर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट दे रहा है कि चंद्रगुप्त के माता का नाम क्या है, तो क्या था, मथुरा देवी, याद रखना है चंद्रगुप्त, अरे हाँ, तो क्या है, चंद्रगुप्त के माता का नाम क्या है, तो याद रखना है यह है मथुरा देवी। और दे रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी का नाम क्या है, यह है विशालगुप्त मौर्य, माता मथुरा, पिता विशालगुप्त। और तीसरा है कि लौरिया नंदनगढ़ जो है इसके स्तंभ के शीर्ष भाग पर किसकी आकृति बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट स्टार लगा लीजिए 1000 बार, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ के शीर्ष भाग पर किसकी आकृति बनी है, किसकी, मोर की, ठीक है। मौर्यों का राजकीय प्रतीक क्या है, तो ये क्या है, मोर है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पत्नी का नाम क्या है, हेलेना या फिर कार्लेनिया, कहीं कहीं मिलता है देखने को। और सेल्यूकस का राजदूत कौन था, ये था आपका मेगास्थनीज था, ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज। और सेल्यूकस और ये क्या नाम है, चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के बीच में जब युद्ध होता है, 4 संधियां होती हैं, तो उस संधि में से एक ये भी था कि इसका जो राजदूत था मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य को ये दे देता है, ठीक है। याद रखना है इसकी पुत्री से इसका विवाह भी हो जाता है, उसी में ये मेगास्थनीज को दे देता है, मेगास्थनीज को, ठीक है। आगे भारत आने वाला पहला यूनानी राजदूत कौन है, यूनानी पूछा है, तो ये है आपका मेगास्थनीज है, जो कि 305 बीसी से 299 बीसी तक का मिलता है इसका टाइम, ठीक है। और भारत से संबंधित विवरण इंडिका में है, यह पुस्तक किसकी है, इंडिका बहुत पूछी जाती है, तो यह है आपकी मेगास्थनीज की है, ठीक है। यूनानी राजदूत की बात हो रही है, याद रखना है, ठीक है। यूरोपीय की बात होगी, यूरोपीय राजदूत कौन आया था, तो वो भी छाप दो जल्दी से। आगे है मौर्यकालीन कला का आरंभ जो है कब से माना जाता है, मौर्यकालीन का, तो 323 से लेकर 184 ईसा पूर्व को माना जाता है। और फिर दे रहा है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की है, तो ये तो सभी को रटा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने की है, ठीक है। अच्छा जल्दी से छापो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री का नाम बताइए जल्दी से फटाक से। दे रहा है कि मौर्य वंश की संपूर्ण जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो आपकी इंडिका से मिलती है, ठीक है। आगे दे रहा है कि फाहयान की पुस्तक कौन सी है, तो ये है क्या लिखा है, फोक्यू की, क्या है, फोक्यू की जो है ये फाहयान की है। और CU की पूछेगा तो ये आपकी ह्वेनसांग की है।
वेनसांग की पूछेगा तो सी यू की है, और फो यू की पूछेगा तो ये है आपकी फाहियान की। ठीक है, आगे आगे दे रहा है कि अशोक के स्तंभों पर ओपदार पॉलिश लगाया गया है, यह किस देश की नकल है? तो कहाँ की नकल है ये ओपदार पॉलिश? ईरान की है। ठीक है, और अशोक के स्तंभ पर ओपदार पॉलिश लगाई गई है। ठीक है, आगे फाहियान के अनुसार जो है ये अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी है? अशोक के स्तंभ कितने हैं? 6। किसके अकॉर्डिंग है ये? फाहियान के अनुसार है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेनसांग ने अशोक के स्तंभों की संख्या कितनी बताई है? 15 बताई है वेनसांग ने, और बोल रहा है कि शांकाश या फिर सिंकिसा ये स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? ये हमने आपको यूपी में पढ़ाया था, जब हमने आपको यूपी पढ़ाया था। तो ये कहाँ पर है आपके? यूपी, एटा जिला, बसंतपुर में है। ठीक है, हाँ चलिए आगे है कि शंका से स्तंभ जो है इसकी खोज किसने की है? तो ये वेनसांग ने की। जब हमने आपको यूपी पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले ही, जो यूपी की अपनी क्लासें चल रही हैं उसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। जिसने ना पढ़ी हो तो यूपी वाला पोर्शन भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ आगे है कि सिंकिसा स्तंभ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपकी 70 फुट है। ठीक है, और दे रहा है कि सिंकिसा स्तंभ के शीर्ष भाग पर किस पशु की आकृति मिलती है सिंकिसा पे? तो ये आपके हाथी की मिलती है। और बैगनी रंग से बना अशोक का कौन सा स्तंभ है? बैगनी रंग से बना है, ये है आपका शंकाश है। ठीक है, और श्रावस्ती स्तंभ कहाँ स्थित है? तो याद रखना है श्रावस्ती स्तंभ जो है आपका बिहार में जितवार में स्थित है। ठीक है, और श्रावस्ती स्तंभ के शीर्ष भाग पर किस पशु की आकृति मिलती है? तो याद रखना है ये मिलती है बैल की। श्रावस्ती में किसकी मिलती है? बैल की मिलती है। और सिंकिसा स्तंभ पर किसकी मिलती है? हाथी की मिलती है। जल्दी से छापो कि मौर्य काल में जो वो एक स्तंभ मिला है हमको, उसके ऊपर कौन से पशु की आकृति मिलती है? बताओ जल्दी से। ये हो गया। आगे दे रहा है कि कुशीनगर स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है? अभी पढ़ाया है हमने कि स्तंभ में जो कौन सी आकृति बनी हुई है, ये हमने आपको अभी जस्ट ऊपर पढ़ाया है। जल्दी से छापो, जल्दी से, मौर्य काल के लिए हमने पूछा है। तो बोल रहे हैं कि कुशीनगर स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? ये आपका देवरिया आपके उत्तर प्रदेश में है। और वैशाली स्तंभ जो है कहाँ है आपका? ये बिहार में है। और वैशाली स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति बनी है? वैशाली पे किसकी है? ये आपके सिंह की बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि कपिल वस्तु स्तंभ कहाँ पर है? तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, नेपाल आपके लुम्बिनी में। और कपिल वस्तु की स्तंभ की ऊंचाई पूछी है, तो ये है आपकी 30 फुट ऊंची है। किसकी? कपिल वस्तु के स्तंभ की ऊंचाई। आगे देखते हैं तो सारनाथ स्तंभ जो है कहाँ पर है आपके? ये तो सभी को रटा रटाया है, वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में। और सारनाथ के स्तंभ की ऊंचाई कितनी है ये भी याद रखना है, ये आपकी 70 फुट से अधिक है। किसकी? सारनाथ के स्तंभ की ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है गौतम बुद्ध ने अपना जो उपदेश है सबसे पहले कौन से स्थान पर दिया था? तो यही आपके ऋषिपत्तनम में दिया था, सारनाथ में। ठीक है, और गौतम बुद्ध जो है सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपके ये कहाँ गए थे? श्रावस्ती, बिहार में इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? बहुत क्लियरली एक एक पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल से रट लीजिए, रट्टू तोता बिल्कुल से रट लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए। रुम्मनदेही स्तंभ जो है कहाँ पर है? ये आपके नेपाल में है। और अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? छोटे स्तंभ की बात हो रही है। ये है आपका लुम्बिनी में, या फिर इसी को हम कहते हैं रुम्मनदेही का अभिलेख स्तंभ, सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं। रुम्मनदेही स्तंभ के शीर्ष भाग पर किस पशु की आकृति है? ये आपके वृषभ या फिर बैल की आकृति मिलती है। और वेनसांग ने सारनाथ एवं वैशाली के भ्रमण के दौरान किस स्तंभ को देखा था? ये देखा था महाशाल को देखा था। वेनसांग ने सारनाथ और वैशाली के भ्रमण के दौरान किस स्तंभ को देखा था? ये आपके महाशाल को देखा था। आगे दे रहा है कि पाटलिपुत्र का स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पटना में है। और पाटलिपुत्र के
स्तंभ पर कौन सा पशु की आकृति बनी है? ये आपके शेर की बनी हुई है। ठीक है, समस्या तो नहीं हो रही है ना कहीं? सभी को समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत क्लियरली हर एक एक पॉइंट लिखा हुआ है और इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा क्योंकि आज के जो पॉइंट हैं बहुत इंटरेस्टिंग हैं और याद भी जल्दी हो जाएंगे, है ना? हाँ, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए मस्त मस्त मौला आदमी बन के। चलिए, किस स्तंभ को जम्बू द्वीप स्तंभ भी कहते हैं? तो ये है आपका पाटलिपुत्र स्तंभ। और राजगृह का स्तंभ कहाँ पर है? ये आपका बिहार में है। और राजगृह के स्तंभ के शीर्ष भाग पर किस पशु की आकृति है? ये आपके सिंह की है। ठीक है, आगे चलते हैं। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, हम स्पीड बहुत नॉर्मल रखे हुए हैं कि जो स्लो बच्चा है वो भी आराम से पढ़ ले और जो बहुत ज़्यादा हाई तैयारी है जिसकी वो भी नॉर्मली पढ़ ले। ठीक है, इस हिसाब से हम स्पीड अप की रखे हुए हैं। दे रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अस्थियों को कितने भागों में बांटा था? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को कितने भागों में बांटा है? तो ये आपको याद रखना है, 8 भागों में बांट दिया था। और स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का मतलब होता है वस्तुओं का ढेर। क्या होता है? वस्तुओं का ढेर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्तूप का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। और चैत्य, थूप, ठेर, थुहा ये नाम से किसको जाना जाता है? तो ये स्तूप के ही अन्य नाम है जितने ये दिए हुए हैं, याद रखना है। ठीक है, बोल सकता है कि ठेर क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा तो याद रखना है स्तूप को कहते हैं। थुहा क्या होता है? स्तूप, थूप, चैत्य ये सब जो है स्तूप को ही माना जाता है। ठीक है, आगे स्तूप के कितने भाग होते हैं? तो ये आपके 8 होते हैं, जैसे चबूतरा जिसे हम मेधी भी बोलते हैं, अंड, हार्मिक, छत्र, यंटी, सोपान, बाउंड्री, तोरण द्वार, मतलब ये सब जो है 8 भाग किसके हैं? स्तूप के हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, पूछ लेगा कि यंटी जो लिखा है ये किसका भाग है? दे देगा 4 ऑप्शन, अभिलेख और स्तंभ, स्तूप, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा तो आपको समझना होगा कि आंसर क्या करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर होगा आपका स्तूप। स्तूप संस्कृति भाषा के किस धातु से बना है? स्तूप जो है संस्कृत भाषा के किस धातु से बना है? तो याद रखना है स्तूप धातु से बना है। और आगे बुद्ध के भिक्षा पात्र, चिवर, पादुका पर किस स्तूप का निर्माण हुआ है? तो ये याद रखना है पारिमोगिक। क्या बोल रहा है कि बुद्ध के भिक्षा पात्र और चिवर, पादुका इन सब पर जो स्तूप का निर्माण हुआ है उसको किस नाम से जानते हैं, किस नाम से संबोधित करते हैं? तो पारिमोगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रहा है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित घटनाओं पर किस स्तूप का निर्माण करवाया है? ये है आपका उद्देशिका। सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा, है ना? हाँ, बुद्ध एवं उनके शिष्यों के अस्थि अवशेष जो हैं इनको रख कर कैसा स्तूप बना है? तो ये है आपका शारीरिक स्तूप बना है। और क्या है? संकल्पित स्तूप का आकार कैसा होता है? संकल्पित बोला है तो ये आपका छोटा होता है। और स्तूप कितने प्रकार के बनाए गए थे? 4 प्रकार के। दे रहा है कि बिहारी को किस उपनाम से जानते हैं? तो संघाराम या फिर मठ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विहारी, विहार होगा, ये बिहारी नहीं है, विहार है। ठीक है, और महाराष्ट्र के पुणे में भोरघाट पहाड़ी पर किस चैत्य को बनाया गया है? तो ये है कार्ले चैत्य को। महाराष्ट्र के पुणे में भोरघाट पहाड़ी पर किस चैत्य को बनाया गया है? चैत्य का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। चैत्य का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है कार्ले चैत्य को कहाँ बनाया है? महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, यहां तक समस्या नहीं होगी। देखिए एक नोट लिखा हुआ है, चलिए नोट लिखा हुआ है कि सांची स्तूप का जो निर्माण है किसने करवाया है? अशोक ने। और कौन सी शताब्दी में करवाया है? 3री शताब्दी में करवाया है। ठीक है, हालांकि अभी नीचे मिलेगा देखने को, ऊपर लिखा था तो हमने बता दिया। चलिए, दे रहा है कि स्तूप का जो वास्तविक आकार है कैसा होता है? स्तूप की बात हो रही है तो ये आपका अर्ध
गोलाकार होता है। और अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, 1000 बार स्टार मार लीजिए इस पॉइंट पर। अशोक द्वारा बनवाया गया सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? पिपरवा स्तूप है। और ये है कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने यूपी में है। कहाँ पर? सिद्धार्थनगर गोरखपुर में, ठीक है, यूपी में। चलिए चलिए, जो बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, जो बच्चे, वैसे तो पुराने बच्चे ही हैं डेली, और अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो बाद में चैनल वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, बहुत सही रहेगा फिर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे दे रहा है पिपरवा स्तूप में प्राचीन लेख की लिपि क्या है? लिपि की बात हो रही है, तो ये आपकी ब्राह्मी लिपि है। और महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो किस लिपि में लिखा गया है? ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। किसने लिखा है? पृथ्वीराज रासो। जल्दी से फटाक से छापो। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया है? 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने करवाया है आपके भाई साहब? अशोक ने करवाया है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। यहां से आता है आपका सांची का स्तूप। अब सांची के स्तूप से जो जो क्वेश्चन बनने वाले होंगे आपके सामने आने वाले हैं, तो जल्दी से, जिसने अभी तक क्लास लाइक ना की हो ना, तो प्यार से, बड़े बड़े आराम से एक बार लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। चलिए, पॉइंट दे रहा है कि सांची स्तूप कहां पर स्थित है? आपके विदिशा रायसेन जिला, देखिए रायसेन जिला है आपका मध्य प्रदेश में, और ये है विदिशा में, ठीक है। याद रखना है सांची स्तूप यहीं पर स्थित है, ठीक है। और सांची स्तूप की खोज की बात की जाए, किसने की है? तो रॉयलेट ने। किसने की है? रॉयलेट ने की है। कब की है? 1818 में। तो पहला क्वेश्चन बना, सांची स्तूप कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और खोज की बात की जाए तो जनरल रॉयलेट ने की है 1818 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल में काकनाड़ बोध बिहार के नाम से किसको जाना जाता है? काकनाड़ बोध बिहार के नाम से किसको जानते हैं? याद रखना है, ये आपका सांची को जानते हैं। और सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके अशोक ने 3री शताब्दी में, यह भी ऊपर पढ़ा है। और सांची का स्तूप जो है संख्या 2 किसके लिए फेमस है? सांची स्तूप जो संख्या 2 है, ये आपके ठीक है, जाओ, किसके लिए है? अलंकरण के लिए फेमस है, ठीक है। आगे आगे दे रहा है कि सांची के स्तूपों की संख्या कितनी है? तो ये है 3 स्तूप। और शारिपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थि किस स्तूप में रखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे रटे रटाए वाले क्वेश्चन हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है? शारिपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थि किस स्तूप में रखी है? तो आपके सांची में। और सांची स्तूप किस काल में बना था? आपका शुंग काल में बना था, ठीक है। आगे आते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रसेनजीत एवं मगध नरेश अजात शत्रु ये बुद्ध की पूजा के लिए जाते हुए आकृति किस स्तूप पर बनाया गया है इसको? तो इसको किस में बनाया गया है? आपके सांची स्तूप में। और महात्मा बुद्ध ने किस स्तूप के स्थल पर उपदेश नहीं दिया है? तो सांची में इन्होंने उपदेश नहीं दिया है, ये चीज दिमाग में याद रखना है, ठीक है। हो सकता है कि एग्जाम में दे दे तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। वन देवी की मूर्ति सातवाहन काल में कहाँ बनाई गई थी? आपके सांची स्तूप में। और किस स्तूप में 400 उत्कीर्ण अभिलेख मिले हैं? कहाँ? सांची स्तूप में। तो देखिए, आज हम केवल यहीं तक रखते हैं, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी, उसमें हम भरहुत स्तूप के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है। किसके बारे में? एक सेकेंड, इसको भी कंप्लीट ही करवा देते हैं, ठीक है, छोटा सा है पॉइंट, इसको भी हम निपटा ही देते हैं, ठीक है, काहे के लिए बचेगा आपका। तो दे रहा है कि भरहुत स्तूप जो है कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश के सतना में है, ठीक है। चलिए
कहाँ पर है ये? आपके एमपी सतना में है। और भारत स्तूप की जो खोज हुई है किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कब? 1873 में। ठीक है, चलिए आगे है। भारत स्तूप जो है इसका अवशेष कौन से संग्रहालय में रखा है? तो आपके पड़ोसी इलाहाबाद और साथ ही साथ आपके विदेशी कलकत्ता। ठीक है, तो इलाहाबाद और आपके कलकत्ता दोनों में रखा हुआ है। किसका? भारत का। और भारत स्तूप का निर्माण जो करवाया है किसने? आपके भैया अशोक ने। और क्या पूछेगा इधर से कि किस स्तूप को ईंटों द्वारा बनाया गया है? ये है आपके भरहुत को ईंटों से बनाया है। और भरहुत स्तूप का जो वेदिका है एवं तोरण द्वार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण जो है कौन से काल में हुआ है? शुंग काल में। ठीक है, महामाया का स्वप्न का दृश्य किस स्तूप में बनाया गया था? ये आपके भरहुत स्तूप में बनाया गया था। किसका? महामाया का स्वप्न का दृश्य। ठीक है, आगे है कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु का प्रसेनजीत और अजातशत्रु बुद्ध दर्शन को जाते हुए आकृति जो है कौन से स्तूप में बनी है? भरहुत में। और भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र किस स्तूप में रखा गया है? ये आपके भरहुत में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है आपका अमरावती स्तूप। तो अमरावती स्तूप को देखते हैं, ये कहाँ पर है? आपके गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश में है अमरावती। और ये जो स्तूप है कौन सी नदी के किनारे है आपका? ये आपकी कृष्णा नदी के किनारे है। और जो अमरावती स्तूप का प्राचीन नाम है ये है आपका धान्य कटक। ठीक है, आगे देखते हैं। अमरावती स्तूप की जो खोज है करने वाले कर्नल मैकेंजी 1797 में किए थे। और अमरावती स्तूप का निर्माण जो है किसके शासनकाल में होता है? अशोक और सातवाहन काल में होता है। ठीक है, किस स्तूप के निर्माण में संगमरमर का प्रयोग हुआ था? तो आपके अमरावती स्तूप में हुआ था। ठीक है, और सातवाहन शासक का नाम क्या है? ये है वशिष्ठ पुत्र, एक सेकेंड, पुलुमावी। ठीक है, अब यहां से जो है आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से जो है ना ये हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट संडे वाली क्लास में। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग कर ही देते हैं। ठीक है, लेकिन कमेंट में आपको ये जरूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, लाइव चैट में तो खुद दम से तारीफ करते हैं आप लोग, लेकिन बाहर तो ऐसे सच में। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है, अब क्लास करते हैं ऑफ। आपको जो तारीफ करनी है आप लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्लास करते हैं ऑफ। और कल जरूर जुड़ना है शाम को 7 बजे, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे यूपी के। ठीक है, ठीक है, चलिए।